हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी A1 के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम सीखते हैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 7 के लिए। और आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है अम्ल, क्षार, क्षारक और लवण। क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका पीएच 7 से कम होता है वो तो अम्ल होते हैं। ठीक है, 7 से कम होता है क्या होता है? अम्ल होते हैं। और क्षार वो होते हैं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है और स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम। ठीक है, लवण वो होते हैं माने अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। माने अम्ल और क्षारों के निर्माण से किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कि क्या है ये लवण क्या है, और इस चैप्टर के बारे में अच्छे से सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। चलेगा। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। ठीक है, कभी कभी हम खट्टी सब्जी खाने में बड़ा मजा आ जाता है, खट्टे खट्टे टमाटर मिल जाए तो मौज हो जाती है। और जो क्या बोलते हैं वो अपने पास करेला आता है ना। करेला कड़वा लगता है, बिटर लगता है। नमक, नमक साल्ट होता है। ठीक है ना। लवण होता है नमक। ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है? या 7 होता है। किसका? जो अपने पास साल्ट होता है, समुद्रों से बन के आता है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारा क्या कीजिएगा? सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं, स्टार्ट कर ही देते हैं चैप्टर को। चलिए, चलेगा। अपने पास क्या है? अपने दैनिक जीवन में उपयोग में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसी अनेक पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इन पदार्थों का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में करते हैं, रोज करते हैं। दैनिक जीवन में करते हैं, रोज करते हैं। क्या इनका सबका स्वाद एक समान ही होता है? अरे भाई, एक समान कैसे हो सकता है? इन सबका स्वाद अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण इनकी प्रकृति अम्ल, क्षार और लवण में डिपेंड की गई है, मानी सॉरी डिवाइड की गई है। आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान देते हैं। आप इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। ठीक है ना। जो परिणाम होंगे तो हम कहाँ लिख देंगे? सारणी में लिख देंगे। जरा देखिए, ठीक है। पास पहला आ गया भाई नींबू। नींबू खट्टा होता है ना, खाया ना हमने। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, और संतरा भी खट्टा ही फील होता है, नींबू की प्रजाति का है तो ये भी खट्टा ही होता है। सिरका भी खट्टा ही होता है, सिरका भी क्या होता है? खट्टा। दही भी खट्टी होती है ना। इमली भी खट्टी होती। शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है ना। मानी शक्कर तो क्या होती है? मीठी। शक्कर क्या होती है? मीठी होती है। नमक क्या होता है? सॉरी, शक्कर मीठी होती है ना, यहाँ लिखो मीठी। शक्कर मीठी होती है। नमक कड़वा होता है। नमक क्या होता है? कड़वा। आंवला भी क्या होता है? ये तो सारे के सारे एक जैसे हैं, खट्टे। क्या है? खट्टे हैं, खट्टे खट्टे। ठीक है, और आंवला भी खट्टा ही होता है। आंवला भी क्या होता है? खट्टा ही होता है, मीठा थोड़ी ना होता है आंवला, है? तो बनाया जाता है तब जाके होता है। आगे क्या है हमारे पास? आगे खाने का सोडा। खाने का सोडा तो भाई मैंने नहीं खाया है। ठीक है, उसका स्वाद भी पता नहीं। अंगूर तो मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं, लेकिन खट्टे भी होते हैं, है ना, मीठे भी होते हैं। कच्चा आम खट्टा होता है। खीरा, खीरा कड़वा होता है। खीरा तो लगभग खाते ही हैं हर कोई। मैंने भी खाया था, अभी रोज तो खाते नहीं हम लोग, है ना, क्योंकि गाँव में अवेलेबल नहीं होता ऐसा।
पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है मेरे भाई, कड़वा ही होता है। चलिए आगे, आगे अपने पास क्या है, चेतावनी। चेतावनी दे रखी है कि भाई सावधान हो जाओ, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। माने किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करे जब तक कि आपसे ऐसा कहा नहीं जाए। ये कहाँ के लिए, केवल लैब के लिए। कहाँ के लिए है, लैब के लिए। अगर लैब के अंदर आप अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, या लैब में आप उपस्थित हैं, तो जब तक आपसे कहा नहीं जाए तब तक आप क्या नहीं करेंगे, इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको चखेंगे नहीं, इनको टच नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये सावधानी हमें बरतने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, सावधानी हमें बरतने की जरूरत है। चलिए आगे, आगे आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद क्या है, पदार्थ का स्वाद खट्टा है। ये हमने देखा है, बिल्कुल। कुछ का स्वाद क्या है, खट्टा है। कुछ का कड़वा है और कुछ का मीठा है। कुछ का कड़वा है, कुछ का खट्टा है और कुछ का क्या है, मीठा है। ठीक है, कुछ का नमकीन है, कुछ का क्या है, नमकीन है ना। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमने अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे पदार्थ जो हमें पता नहीं है, जिंदगी में पहली बार खा रहे हैं, तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, है ना, चखना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई आसपास के वातावरण में उसको कोई खाता है तो और आपने सही से देखा है तो आप खा सकते हैं। लेकिन यदि पहली बार देखा, आसपास के किसी लोगों ने नहीं देखा है उसे, उन्होंने खाया भी नहीं है, तो उसे थोड़ा सावधानी से उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, जानिए, फिर उसके बाद में ही क्या करेंगे, आप खा लेंगे। आगे अपने पास लवण और क्षारक। ठीक है ना, क्या है, लवण और क्षारक। क्या है मेरे भाई, लवण और क्षारक। लवण और क्षारक क्या होते हैं, माने सॉरी, अम्ल और क्षारक है ना, अम्ल और क्षारक है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। और इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है, एसिड होता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, उन्हें एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन शब्द से हुई है एसियर से, एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। और कौन से शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एशियर। एशियर, एशियर, एशियर का मतलब क्या होता है, खट्टा है। एशियर का मतलब क्या होता है, खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जो इन पदार्थों के अंदर जो पाए जाने वाले अम्ल है, वो मेरे भाई प्राकृतिक अम्ल है। कौन से अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल। इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल है मेरे भाई, कौन से अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, आगे अपने पास है मानी खाने का सोडा। खाने का जो सोडा है, जिसे पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, पकौड़ी में डालते हैं, या फिर कहाँ कहाँ डालते हैं, पकौड़ी में डालते देखा है मैंने तो। ठीक है, और पूड़ी में, बाटी में, हमारे बाटी बनाते हैं ना राजस्थान में, तो बाटी में भी बनाते देखा है। उसमें डालते हैं जिससे कि बाटी जल्दी से फूल जाती है थोड़ी, है ना, क्या होती है, फूल जाती है। कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। मानी किसी ने चखा तो बताया कि भाई इसका स्वाद खट्टा नहीं है, खट्टा नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। इसका स्वाद क्या है, कड़वा। यदि आप इसके विलयन को आसानी अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। अगर इसको हम रगड़ेंगे, ठीक है, इसके विलयन को, तो ये साबुन जैसे क्या लगता है, चिकना लगता है। कौन लगता है साबुन जैसे चिकना? खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद
कड़वा होता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद मेरे भाई कड़वा होता है वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जो स्पर्श में क्या हो, साबुन जैसे लगते हो, स्पर्श में कैसे लगते हो? साबुन जैसे लगते हो, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। इनकी प्रकृति क्या कहलाती है? क्षारकीय होती है या क्षारकीय कहलाती है। इनकी प्रकृति क्या कहलाती है? क्षारकीय होते हैं या फिर क्षारकीय इनकी प्रकृति कहलाती है। चलिएगा, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करनी होगी? अगर हम पदार्थों को चख नहीं सकते तो उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? तो उनकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए स्पेशल प्रकार के लिटमस पेपर बने हैं। क्या बने हैं? लिटमस पेपर बने हैं। उनसे हम क्या कर सकते हैं? इन्हें पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो आगे है, यदि हम कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। इनका क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है। इनका स्वाद क्या होता है? मानी ये क्या है? सूचक है, सूचक कहलाते हैं। और सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? इनका रंग बदल जाता है, कलर बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, ठीक है ना, क्या होता है? हल्दी हो गई। हल्दी एक नेचुरल क्या है? हल्दी एक नेचुरल क्या है? सूचक है। और लिटमस पेपर क्या है? आर्टिफिशियल है। और गुड़हल भी एक नेचुरल सूचक है कि गुड़हल की पंखुड़ियां कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है, ये जो हमें दिया है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है उसमें क्या होता है? सिरका पाया जाता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? सिरका। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CH3COOH होता है सिरका का सूत्र। इसे हम ज्यादातर उपयोग करते हैं जो हमारे घरों के अंदर अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसके अंदर सिरका उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। जो चींटी का डंक के बाद में जो चरमराट फूकता है ना थोड़ा अपने बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर, वो एसिटिक एसिड के फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। और अपना जो संतरा के कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। जो लैक्टिक होता है, दही और दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और इनके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे है पालक। पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और आपका जो टमाटर है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। टमाटर में भी क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। आपने क्या है आगे? माने एस्कॉर्बिक एसिड है, किसमें पाया जाता है? आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? आंवला और सिट्रस में पाया जाता है। माने सिट्रस फल के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड आपको पता है बहुत ज्यादा खट्टी होती है टार्ट्री, है ना। टार्ट्री का किस में होता है? इमली में होता है।
अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आजकल ज्यादातर जो हम कचौरी वगैरह खाते हैं, तो कचौरी के अंदर जो कड़ी बनाई जाती है ना, वो टाटरी से बनाई जाती है। और टाटरी क्या कर देती है, अगर हमने ज्यादा पी ली तो दस्त लग जाएंगे, है ना। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में नुकसान करती है। टाटरी एक आर्टिफिशियल क्या है, खट्टा है क्या बोल सकते हैं उसे, आर्टिफिशियल खट्टा बोल सकते हैं टाटरी, है ना, क्योंकि टाटरिक अम्ल से बनी हुई होती है, इसीलिए टाटरी कहते हैं। वैसे इनके अंदर नेचुरल टाटरिक अम्ल पाया जाता है, मान इमली में और अंगूर में और कच्चे आम के अंदर। ठीक है, जबकि जो टाटरी बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल उससे बनाई जाती है, एसिड से ना। तो आर्टिफिशियल क्या होती है, हमारे दस्त कर देती है। हाँ, तो खाया मत खाया करो। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ऊपर जितने भी अपने पास अम्ल बताए गए हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई, प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम, किसका नाम, क्षारक का नाम, क्षारक का नाम। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम को बोलते हैं NH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH3 होता है शायद, है ना, दिमाग से निकल गया इसका क्या है। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। अब ये क्या होता है, ये तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूने के पानी में होता है, ये क्षारी होता है, क्षारक होता है। ठीक है, और खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक जो होता है वह अमोनियम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मानी NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मानी KOH, KO है ना, के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, तो NaOH और KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पाए जाएंगे मेरे भाई, वो पाए जाएंगे साबुन में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही क्या बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं मेरे भाई, साबुन बनाए जाते हैं। आगे आपने पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दूध या मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसे कहा जाता है। चलिए आगे, आप लोग समझ रहे हैं सही से, बढ़िया तरीके से, है ना। हमारे आसपास प्रकृति में कौन कौन से सूचक है, जरा उनके बारे हम जानेंगे, क्योंकि प्रकृति में हमारे पास सूचकों की तो कमी नहीं है। प्रकृति में इतने सूचक हैं जिनकी हमें क्या नहीं, कमी ही नहीं। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं प्रकृति में कौन कौन से अपने पास सूचक है। हाँ, सूचक, सूचक का हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस एक प्रकार का रंजक है। सबसे पहले आ गया लिटमस। लिटमस एक पेपर होता है। लिटमस क्या होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, एक तो लाल लिटमस होता है और एक नीला लिटमस पेपर होता है। दो प्रकार के लैब के अंदर पेपर पाए जाते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। ठीक है, अब जरा देखिए, सामान्य सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है, लिटमस। इसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है, मानी सेक या शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, किससे पिया, मानी जो लाइकेनों का सेक होता है, उनका रस होता है, उससे इसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे है, से निष्कर्ष किया जाता है कि चित्र आसुत जल में रंग गवा, जल में रंग माव मानी नील शोषण होता है। ठीक है, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जरा देखो अपने पास क्या बोल रहा है कि अगर इसे कहाँ मिला दिया जाए, इसे मिला दिया जाए, मानी जल में इसका रंग, जल में इसका रंग कैसा हो जाता है, जल में इसका रंग हो जाता है ठीक है, मानी जल में इसका रंग नील शोषण होता है या माव होता है, माव रंग होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और सारे विलयन में इसे मिलाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ये क्षारीय। जब सारे विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। कौन सा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये एसिड और अम्ल के आधार पर अपना रंग बदलते हैं। जैसे विलयन में आप इसे मिलाओगे उसी प्रकार से इनका जो रंग है, इनका जो कलर है वो चेंजेज होगा। क्या होगा,
कलर और रंग इनका चेंजेज होगा। आगे यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, ये कैसा मिलता है? ये तो रंग के रूप में मिल जाता है, या कागज की जो पट्टियां होती है उनके रूप में इसे क्या कर लिया जाता है, सही से बना लिया जाता है, जिससे कि क्या किया जा सकता है, आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। आगे जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, माने अगर कागज के उसमें बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे, लिटमस पत्र कहेंगे या लिटमस पेपर कहेंगे। सामान्य रूप से यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है। बोला था कि लैब के अंदर लाल और नीला लिटमस 2 प्रकार के लिटमस पेपर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? लाल और लिटमस 2 प्रकार के ही लिटमस पेपर पाए जाते हैं। इनके अलावा अपने पास और कोई लिटमस पेपर नहीं है। ठीक है ना। एक पीएच पेपर और होता है जो उसका पीएच का पता लगाता है कि इसका पीएच क्या है। ये आपका लाइकेन, क्या है आपका? लाइकेन है। ठीक है, और इस लाइकेन से ही क्या बनता है, लाल और नीला लिटमस पेपर बनता है। क्या बनता है? लाल, मानी लाइकेन से बनता है। हाँ, लाइकेन क्या है? मानी कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार है ना। कवक और शैवाल से बना हुआ एक जो पौधा होता है उसे बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, या उन्हीं का ही सहजीवी है। ठीक है, कौन होता है? लाइकेन होता है। और याद करने के लिए कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार जिसे बोलते हैं, है ना। तो उसका जो बच्चा होता है, कवक और शैवाल का जो बच्चा होता है, समझो वो लाइकेन है। और लाइकेन से क्या बनता है? लाल लिटमस और नीला लिटमस पत्र बनता है। ठीक है, लाइकेन एक पौधा है। लाइकेन क्या है? एक पौधा है जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, है नहीं, ये है लाइकेन। इतना सा चिन्ना सा लाइकेन आप लोगों को दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है कि इसमें बिल्कुल दिख रहा है, चिन्ना सा लाइकेन दिख रहा है। ठीक है ना। आगे अपने पास क्रियाकलाप आ चुका है। क्या आ चुका है? क्रियाकलाप आ चुका है। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से मतलब होता है एक ऊपर से ड्रॉप 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 करके उसमें क्या करता है, डालता है। माने चलेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई नींबू का क्या ले लिया, रस ले लिया, कटोरे में डाल लिया उसको। ठीक है, और ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक एक बूंद लाल लिटमस पत्र पर डाली। माने जो विलयन बना है अपने पास, क्या बना है मेरे भाई, जो विलयन बना है उसमें जो ड्रॉपर ऐसा ही होता है, बस उस पर यहाँ पे एक बल्ब सा लगा रहता है प्लास्टिक का। उस प्लास्टिक के बल्ब को दबा के फिर छोड़ेंगे तो इस इधर से जो भी है ड्रॉप को ऊपर खींच लेगा, माने विलयन को ऊपर खींच लेगा। फिर उसको दबाकर हम क्या करेंगे, डॉट 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 वन थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद उसमें डाल देंगे। किस पे? पीएच पेपर पे डाल देंगे, जो कि यहाँ पे देखो ऐसा डाला गया है। क्या किया गया है? डाला गया है। डाला गया है, नहीं डाला गया है। ठीक है, तो बूंद बूंद करके डाले। अब इसके कलर से पता लगेगा कि ये कौन सा है। पहले तो ये देखो, ये दोनों कर रहे हैं लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे। क्या कर रहे हैं? लिटमस का परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिटमस पे जो परीक्षण कर रहे हैं चिन्ह चिन्ह बच्चे। क्या कर रहे हैं? जो परीक्षण कर रहे हैं वो है चिन्ह चिन्ह बच्चे। अब क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी दोहराइए। ये लाल लिटमस के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? लाल लिटमस के साथ किया गया था। और यदि आप इसको नीले लिटमस के साथ दोहराएंगे तो क्या होगा? नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नल के पानी में किसके साथ दोहराना है? नल के पानी के साथ, अपमार्जक या डिटर्जेंट का घोल हो उसके साथ। ठीक है, वातित पेय पदार्थ के साथ। वातित पेय पदार्थ का मतलब होता है वो जो शीतलर पेय पदार्थ होता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, सोडा वाटर हो गया, या फिर जो अपने पास पेप्सी हो गई, या फिर कोई ये जो आते हैं पेप्सी, कोका कोला, और पता नहीं कौन कौन से आते हैं, मैरिंडा, स्वैग में, है ना, पता नहीं कौन कौन सी है।
तो वो सब है, और साबुन का विलयन और शैम्पू का विलयन और सामान्य इन विलयनों के साथ आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, चेक करना है। सामान्य नमक का विलयन के साथ कीजिए, शक्कर के विलयन के साथ कीजिए, सरका और बेकिंग सोडे के साथ मन से जो सिरका है और बेकिंग सोडे के साथ कीजिए, दूध या मैग्नीशियम, दूध या माने मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के साथ कीजिए, और धावन सोडा माने धोने का जो सोडा है उसके विलयन के साथ कीजिए, चूने के पानी के साथ कीजिए। यदि संभव हो तो आसुत जल माने कौन सा जल, संभव हो तो आसुत जल माने शुद्ध जल, ठीक है, कौन सा जल, शुद्ध जल के साथ भी आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक है ना। क्या करना है मेरे भाई, परीक्षण करना। जब आप परीक्षण करेंगे तो क्या पाएंगे, जब आप परीक्षण करेंगे तो क्या पाएंगे, जरा देखिए क्या आपको मिलेगा, ठीक है। परीक्षण में क्या मिलेगा आपको, परीक्षण में क्या मिलेगा, जरा देखो परीक्षण में क्या मिलेगा। मानी चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोले। भाई चूने का पानी बनाना है तो कुछ मात्रा हम क्या कर लेंगे, उसमें घोल लेंगे, कुछ मात्रा क्या कर लेंगे, उसमें घोल लेंगे पानी में, ठीक है। और चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की मात्रा मिलानी है और विलयन को भली भांति हिलाकर माने उसको सेक करना, मूव करना है, हिलाकर। अब बोतल ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार कर, द्रव को किसी बर्तन में क्या करके निथार कर लीजिए। द्रव ही चूने का पानी है। अब जो द्रव है वही चूने का पानी हो जाएगा, माने वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, चूने का पानी हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, चूने का पानी हो गया तो क्या करें, अब देखो उसका क्या करना है, आपको पता लगाना है, सारणी बनानी है। सारणी में परीक्षण विलयन और लाल लिटमस के साथ कैसा देता है और नीले लिटमस के साथ कैसा देता है, उसको आपको नोट डाउन करवाना है इसमें, है ना। क्या करना है, लाल में तो किस प्रकार का प्रभाव देगा और नीले में किस प्रकार का प्रभाव देगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर विलयन ले लेंगे, जैसे आपने क्या लिया, आपने लिया नींबू, क्या लिया, नींबू का रस लिया, ठीक है। नींबू का रस लेंगे तो आपको पता है कि नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो अनिलानी हो जाएगा, नीला, अनिला, शालानी हो जाएगी इसमें, तो शाला, अनिला, नीला, अनिलानी। देखो जरा देखो, ए का मतलब होता है एसिड, ए का मतलब क्या होता है, एसिड, ठीक है। और नीले का मतलब क्या हो जाएगा, जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल। लेकिन ये तो पहले ही लाल है तो इसके रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल का लाल ही रहेगा, ठीक है ना। माने लाल लिटमस पत्र एसिड के साथ अपना रंग नहीं बदलता है, और लाल लिटमस पत्र अगर इसके साथ ये नीला है तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये तो आपका लाल का लाल ही रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नींबू, और नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल लाल लिटमस के पत्र का जो कलर है उसमें नहीं बदलता, जबकि नीले को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है मेरे भाई, लाल कर देता है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास है मानी क्या, आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और इन पदार्थों के नाम भी लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना, उदासीन विलयन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं। मानी ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन कहलाते हैं। मेरे भाई पहली बात तो देखो, अगर एसिड होगा तो भी रंग में परिवर्तित करेगा, लाल में नहीं तो नीले के में करेगा, ठीक है। अगर बेस होगा तो दोनों में से किसी में एक में परिवर्तित करेगा, तो वो तो उदासीन विलयन नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा विलयन जो लाल में और नीले में दोनों ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे, उसे हम कहेंगे उदासीन विलयन। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन उसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? उदासीन विलयन हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन हम कहेंगे। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं, न ही क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। मानी ऐसे जो पदार्थ जो उदासीन विलयन होते हैं, न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं, माने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, हल्दी के बारे में जानते हैं जरा। बच्चों, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा जल मिलाकर वो उसका पेस्ट बनाएं। आप लोगों के सभी के घर में हल्दी उपलब्ध है ना। उसमें से 1 चम्मच हल्दी लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिलाना है, उसका पेस्ट तैयार करना है। स्याही सोख्ता, स्याही सोख्ता जिसे बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग पेपर, जो स्याही को सोखता है, ठीक है। लैब में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर उस पर रख देते हैं, मान किसी भी पानी वगैरह पे, किसी भी एसिड वगैरह पे, या फिर उसको क्या करते हैं, छानने का काम करता है वो किसी को, ठीक है। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है छानने का काम करता है, स्याही सोखता है ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर, इसे हम फिल्टर पेपर भी कहते हैं क्योंकि फिल्टर करता है, फिल्टर पत्र। पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। क्या बनाइए? हल्दी पत्र बनाइए, उस पर पेस्ट लगा दीजिए और उसे सूखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट दीजिए। हल्दी पेपर की क्या कीजिए? पतली पतली पट्टियां काट दीजिए। आगे क्या है? हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन विलयन, 1 बूंद क्या करना है? साबुन विलयन डालिए। हल्दी का जो हमें मिला है उस पर 1 बूंद हमें क्या कर देना है? साबुन का विलयन डालना है। क्या डालना है? साबुन का विलयन डालना है। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी में दिखाए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी में नोट कीजिए। जो अपने परीक्षण है उसमें सारणी में क्या कीजिए? नोट कीजिए। आप पदार्थों के विलयनों में परीक्षण कर सकते हैं। आप पदार्थों के जो हैं उनका क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिएगा, अपने पास आ चुका है फिर वही, ठीक है। अब जरा लीजिए, हल्दी अपने पास क्या है? हल्दी अपने पास नेचुरल है। तो आपको क्या करना है? नींबू का रस डालना है हल्दी की पट्टी पर और चेक करना है कौन सा प्रभाव आया। संतरे का भी डालना है, चेक करना है कौन सा प्रभाव आया। सिरके का डालना है, देखना है कौन सा प्रभाव आया। मैग्नीशियम हमारे दूधिया का भी करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, खाने का सोडा, चूने, शक्कर, इन सब के साथ आपको परीक्षण को दोहराना है और पता लगाना है कि क्या प्रभाव हल्दी के विलयन पर क्या प्रभाव आया है और उसकी टिप्पणी आपको देनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको करना है। आगे लीजिए, आगे क्या है भाई? आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाएं और उसे सुखा लीजिए। क्या कर लेंगे? सुखा लीजिए। रुई के फावड़े की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। क्या बनाइए? एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र प्राप्त हो। क्या होगा? एक सुंदर बधाई पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये लीजिए, माता जी ने हल्दी के उस पर सुंदर बधाई पत्र बना दिया है ना। लगा लो कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। समझ में आ गया इसको। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारकीय होता है। तो साबुन से उसे तुरंत नहीं धोएं, किसी और चीज से उसको धोएं, ठीक है ना, नहीं तो लाल हो जाएगा। क्या हो? लाल हो जाएगा। चलिए, आगे लीजिए। माने सूचक के रूप में गुड़हल के फूल, जो सूचक है उसके रूप में गुड़हल के फूल की क्या भूमिका है, किस प्रकार से उसको सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है,
और किस प्रकार से उसे नहीं किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सीखते हैं आगे। माने गुड़हल के जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं एकत्रित कर लीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाइएगा, पानी मिलाइएगा, गर्म जल, और मिश्रण को कुछ समय तक रखिएगा। जब तक रंगीन न हो जाए, रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग लीजिए। ये रूप में क्या लेंगे? उपयोग लेंगे। इस सूचक की 5-5 बूंदे, इस सूचक की 5-5 बूंदे प्रत्येक विलयन में मिलाई। इन सभी में क्या करना है? जो अपने पास लिया है गुड़हल का वो पेस्ट हमने बनाया है, उसकी सभी में क्या डालनी है? 5-5 बूंदे डालनी है और चेक करना है कि उनका जो रंग है किस प्रकार से, कौन से विलयन किस प्रकार से, माने किस विलयन में कौन सा रंग उसका चेंज हो रहा है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, आगे लीजिए। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मानी मैजेंडा कर देता है। अगर कोई अम्लीय है तो क्या कर देगा? उसे मैजेंडा कर देगा। ठीक है ना? अगर क्या है? अम्लीय है तो गुलाबी कर देगा, मैजेंडा कर देगा, है ना? अम्लीय पदार्थ का जो कलर है तो गुड़हल के उसमें डालते मैजेंडा हो जाएगा। और क्षार के विलयनों का हरा हो जाएगा। क्षार के विलयन है तो हरा रंग देगा। कौन सा देगा? हरा रंग देगा। यदि क्षार के विलयन है तो कौन सा विलयन है? क्षार के विलयन है तो हरा रंग देगा। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करूं। ठीक है, क्यों ऐसा? तो क्या करना है? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। आगे अपने पास लीजिए। हमने सूचक ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया है? एक गुड़हल का फूल है। आप लोगों ने ऐसे लाल लाल फूल देखे होंगे, ये गुड़हल के फूल है। ठीक है, गुड़हल के फूल है और ये क्षारक है, ये सूचक है और ये अम्ल है। ठीक है, क्षारक है, सूचक है, अम्ल है। अगर आप इसको क्षारक के विलयन में डालोगे, तो हरा रंग देगा। ठीक है, और सूचक तो है ही है। सूचक कौन सा? ये वाला, इसी का कलर है। ठीक है, और यदि इसे अम्ल में डालोगे तो क्या दे देगा? गुलाबी दे देगा, या क्या दे देगा? मैजेंडा दे देगा। ठीक है ना? गुलाबी दे देगा या फिर मैजेंडा दे देगा। आगे अपने पास क्या है? अपने पास है माने गुड़हल का पुष्प, उसमें उसे तैयार किया गया सूचक वो दिखाया गया बीच में है दोनों के। आप इसे इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तित देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली इसके लिए निम्न समस्या लेकर आए। पहली ने समस्या लेकर आए। क्या समस्या लेकर आए भाई? पहली के पास तो समस्याओं की कमी नहीं है, लेकर आ गई पहली। कॉफी का रंग भूरा है और स्वाद कड़वा, अम्ल है यह या क्षार है, परसन बढ़ाई है, दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। ठीक है ना? बिना परीक्षण होना ज्ञान। माने कॉफी का रंग भूरा, स्वाद है कड़वा, अम्ल यह है या सार, अम्ल है या सार, प्रश्न है बढ़ाई दुश्वार, और स्वाद के कारण से अनजान, माने स्वाद का भी अता पता नहीं है कि खट्टा है या मीठा है या कड़वा है, और बिना परीक्षण होना ज्ञान, माने परीक्षण तो करना पड़ेगा, बिना परीक्षण तो ज्ञान ही नहीं होगा, है ना? तो पहली आगे है। शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी भी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानी HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, मानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है? HCH3COOH होता है एसिटिक एसिड। ठीक है ना? COOH होता है एसिटिक एसिड होता है।
और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम NaOH होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम होता है NH2OH, ये होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सब इनके क्या है, फॉर्मूले। हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये माइंड में नहीं आ रहा कि ये 2 ही है या कुछ और है ना, अदरवाइज बाकी सारे सही है 100% गारंटी के साथ। ठीक है, आगे लीजिए। आगे अपने पास क्या है, अपने पास है ये आप प्रयोग करना अम्ल का नाम, लिटमस पत्र। ठीक है, हल्दी के पत्र पर प्रभाव और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव, आपको इन सब में केमिकल लगा के क्या करना है, चेक करना है। ठीक है ना। आगे लीजिए प्रयोगशाला, अम्लों एवं क्षारकों के रखरखाव अथवा ये चेतावनी है, उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं। मेरे पास जितने भी एसिड है, जितने भी क्या है एसिड है, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हार्मफुल करते हैं, माने हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे केस बने हैं जिसमें कई जो बच्चे हैं किसी कारणवश किसी दूसरे पर एसिड डाल देते हैं, लड़की या लड़के पर, तो उनका शरीर पूरा जल जाता है, उनका शरीर क्या हो जाता है, पूरा जल जाता है। शायद ही इलाज के दौरान बच भी जाते हैं और मर भी जाते हैं कई ऐसे बच्चे। तो जब भी हम इनको यदि हम प्रयोग करें प्रयोगशाला में, तो स्पेशल प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं, यदि आप उनको लैब के अंदर लेकर जाते हैं, तो किसी भी इक्विपमेंट के हाथ न लगाने दें छोटे बच्चों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। जो भी प्रैक्टिकल करके दिखाना है केवल और केवल टीचर करके दिखाएं, है ना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करें, केवल उनको दिखाएं। ठीक है ना। अदरवाइज क्या है, अगर किसी बच्चे के कपड़े पे गिर गया, स्किन पर गिर गया, कंसंट्रेटेड यदि गिर गया, H2SO4 हो गया, चाहे HCl हो गया या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये मानो जल जाएगा, बुरी तरीके से जल जाएगा। इसीलिए आप उसको खुद प्रैक्टिकल करवाएं। ठीक है ना। उदासीनीकरण क्या है, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। माने जो अम्ल है वो अम्ल है, नीले को क्या कर देता है, लाल। तो इसीलिए तो मैंने क्या लिखा था, अनिलानी, अनिलानी का मतलब होता है मानी अम्ल है, नीले को लाल कर देता है, और अगर नीला है तो नीला ही रहेगा, नीला लिटमस पर डाल रहे तो वो ही रहेगा। और एक होता है शालानी, क्या होता है, शालानी का मतलब क्षार है, वो लाल को नीला कर देगा, क्षार क्या है, लाल को नीला कर देगा। और आप अगर लाल है मानी नीला है तो नीला ही रहेगा, क्षार है जो लाल को क्या कर देगा, नीला। अगर नीला है तो नीला ही रहेगा, नहीं लाल है तो लाल ही रहेगा। ठीक है ना, लाल है तो क्या रहेगा, लाल ही रहेगा। उसमें क्षार लाल को नीला कर देता है, तो अगर नीला है तो नीला ही रहेगा। ठीक है, नीला है तो नीला ही रहेगा। ठीक है, तो शालानी और अनिलानी ये फॉर्मूले हैं, याद करने की ट्रिक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये हमें पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आगे लीजिए, आगे अपने पास क्या है, आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अगर अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल मानी एसिड, अम्ल क्या, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार बराबर में क्या हो जाता है, क्या होता है, लवण। क्या, लवण प्लस में क्या होता है, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। हमारे पास हो जाएगा, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। ठीक है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका उपयोग आपने अभी तक नहीं किया है, और उस सूचक का नाम है फिनोप्थलीन। ये एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल या फिर आप इसे कहेंगे कृत्रिम सूचक कहेंगे फिनोप्थलीन को।
ठीक है। फिनोप्थलीन एक छोटी सी बोतल में मिलता है, पानी जैसा होता है, और ये क्या करता है, किसी भी जो एसिड या फिर सार का जो विलयन है उसका पता लगाने की कोशिश, माने उसका रंग बदलने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं करता, उसके रंग उसमें डालने पर वो रंग बदलता है, एक दो बूंद उसकी डालनी पड़ती है। अगर जैसे ही उसका रंग बदलेगा उसके आधार पे हम बताएंगे ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है। माने किसी भी प्रणाली के एक चौथे भाग मानी क्रियाकलाप करेंगे शिक्षक के निर्देशन में और गुरुजी के निर्देशन में हम क्रियाकलाप करेंगे। किसी प्रणाली के एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मानी प्रणाली यही होती है, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, ऐसी जो दिखती है वो प्रणाली होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल से भर लीजिए और इसका रंग नोट कीजिए। फिनोप्थलीन फिनोप्थलीन फिनोल फिनोल्फथैलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में गिराइए। जो सूचक है उसके 2-3 बूंद ही गिराने हैं, ज्यादा नहीं गिराने हैं कि भर के आप डाल रहे हो ना, बस 2-3 बूंद, 2-3 बूंद काफी है। 2-3 बूंद क्या है, काफी है, ज्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नीचे तो क्या है आपके पास अम्ल है, नीचे तो क्या है मेरे भाई, अम्ल है ना, अम्ल का विलयन है, अम्ल का विलयन है, और ऊपर से क्या डाल रहे हैं आप, ये क्षार डाल रहे हैं ना, क्षार तो ये है। ठीक है। अम्ल विलयन है और उसमें सूचक है, और जैसे ही आपने इसमें फिनोप्थलीन डाली तो थोड़ी देर बाद में इसका कलर पूरा हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गुलाबी हो जाएगा। चलिए सीखते हैं हम आगे। अपने पास क्या है आगे, देखो यहाँ पर अम्ल वाला है, अम्ल के अंदर ये अम्लीय है, और इसमें क्या डाला गया है, अम्ल और सूचक का विलयन डाला गया है, और ऊपर से डाला जा रहा है सार। क्या डाला जा रहा है, सार डाला रहा है। जब इसमें सार डाला जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। सूचक कौन सा है, फिनोप्थलीन है। सूचक कौन सा है, फिनोप्थलीन है। ठीक है। मानी विलयन का पुनः गुलाबी हो जाना, विनल का जो विलयन है पुनः क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। जरा देखो, मानी एक बूंद मिलाइए, एक बूंद मिलाइए और इसमें कोई परिवर्तन एक बूंद मिलाइए और रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन क्या होता है, क्षारकीय, विलयन क्या होता है, क्षारकीय होता है। विलयन क्षारकीय होता है तो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। अगर इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, शार्क है। क्या है, इसमें क्षार है, क्षार है, क्षार है। इसमें आपने फिनोप्थलीन मिलाया, क्या मिला है, फिनोप्थलीन मिला है। फिनोप्थलीन मिलाओगे तो ये गुलाबी हो जाएगा, और वापस इसी के अंदर क्या, वापस इसी के अंदर आपने क्या डाल दिया है, तो समझे नहीं क्या बोल रहा है। मानी यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। ठीक है ना। मानी अगर विलयन क्षारकीय, मानी ये क्षारकीय है और इसमें आपने डाल दिया है फिनोप्थलीन, तो ये गुलाबी रंग देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है, मान इसके विपरीत अगर विलयन अम्लीय है, क्या है, विलयन अम्लीय है और इसमें आपने डाला फिनोप्थलीन, क्या डाला आपने इसमें, फिनोप्थलीन डाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस से इसका रंग गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्षार डाल दो। क्या डाल रहे हो, क्षार, क्षार तो है, क्षार प्लस सूचक मिला के, क्या मिला के, सूचक मिला रहे हो, और ये गुलाबी हो रखा है। और वापस से यदि इसके अंदर क्या डालोगे आप लोग, अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है, ये रंगहीन हो जाता है, सॉरी रंगहीन, सॉरी। ठीक है। अम्लीय विलयन तो है और सूचक भी इसके अंदर मिला हुआ, माने गुलाबी है, और इधर से आप क्या डाल रहे हो, इसको छोड़ो, इसको समझ से बाहर है। जबकि अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं
और जब विलयन अम्ल तथा क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न ही क्या हो जाती है, क्षारकीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। दोनों की प्रकृति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। दोनों की प्रकृति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब जरा समझिएगा कि जब अपने पास बिल्कुल कंसंट्रेटेड अम्ल है और कंसंट्रेटेड क्षार है और समान मात्रा में है, तो उन दोनों को यदि हम एक प्रकनली में प्योर कर रहे हैं, उलेंड रहे हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों का ही जो गुण है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। कहने का मतलब न तो वो अम्ल रहता है न क्षार रह जाता है, फिर क्या हो जाता है, वो जल और लवण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जल और लवण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जल और लवण में बदल जाता है। मानी दोनों का ही जो पावर थी, जो दोनों की कंसंट्रेशन थी, दोनों का जो नेचर था वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों का नेचर क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जरा आगे लीजिए। आगे अपने पास है, आगे क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है और जो लवण कहलाता है, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदासीनीकरण को क्या किया जा सकता है, निम्न रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मानी किसी अम्ल अथवा किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण एवं जल निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या हो जाते हैं, लवण और जल निर्मित हो जाते हैं। जरा देखो, अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम समान मात्रा में क्या लेंगे, लवण लेंगे, और समान मात्रा में क्या लेंगे, अम्ल, और समान मात्रा में बेस लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे, बेस लेंगे, या फिर अम्ल लेंगे और क्षार लेंगे समान मात्रा में, उनको एक प्रकनली में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीनीकरण कहलाएंगे। ये प्रकृति क्या कहलाएगी, जो प्रकृति क्या कहलाएगी आपकी, उदासीनीकरण प्रकृति कहलाएगी। और इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होगी, साथ ही साथ लवण बनेगा, माने साल्ट बनेगा, और जल का भी निर्माण होगा। किसका भी निर्माण होगा मेरे भाई, जल का भी निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जल का भी निर्माण होगा। जरा इसे समझे। थोड़ा सी अम्ल वर्षा हो गई अपने, है ना, क्या हो गई, जरा अम्ल वर्षा। आप लोगों ने देखा है कि जब अपने आसपास बारिश स्टार्ट होती, स्टार्टिंग की जो पहली बारिश होती है, वह जो बारिश अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। मानी वह बारिश, क्या हो सकता है ना, मानी वह वर्षा जिसका पीएच लगभग 5 पॉइंट से नीचे हो, है ना, 5 से क्या हो, मानी पीएच 5 से कम हो, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, अम्लीय वर्षा। 5.4 से कुछ नीचे हो तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है ना। मानी जब स्टार्टिंग के अंदर अपने पास काफी दिनों तक बारिश नहीं बरसी होती है और काफी सारा जो चिमनियों का धुआं होता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये काफी सारी गैसें प्रकृति के अंदर फैली हुई रहती हैं। और स्टार्टिंग में जब बारिश आएगी तो वो क्या करेगी, सबको लेकर जमीन पर आ जाएगी। सबको लेकर जमीन पे आ जाएगी, मतलब वो बारिश के पानी में वो घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। उसका पीएच डाउन हो जाएगा तो पानी सबसे क्या रहेगा, विषैला रहेगा, या फिर उसे कहेंगे अम्लीय रहेगा। वो 5.4 से नीचे पर रहेगा, और 5.4 के नीचे वाले जो अम्ल है, जो पानी है, उसे हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे हम, अम्लीय वर्षा कहेंगे। जरा देखो, क्या आप अम्लीय वर्षा शब्द से परिचित है? क्या आपने कभी वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, क्या देखो क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं किस में रहती है? वायु के अंदर रहती है। तो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है वर्षा जल में घुलकर क्रम से कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल
और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3, HNO3 बनाती है। क्या बनाती है? HNO3 बनाती है। वर्षा मानी अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। इन सबको ये क्षति पहुंचाएगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल काला पड़ता जा रहा है। क्या पड़ता जा रहा है? ताजमहल काला पड़ता जा रहा है। वो अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हो रहा है। माने उसका जो संगमरमर है ना, काला पड़ता जा रहा है। उसके आसपास 1-2 किलोमीटर से वाहनों को हटा दिया गया है। माने उसके आसपास से ट्रैफिक फ्री कर दिया गया है। माने उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा। धुआं छोड़ने वाला तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। क्या छोड़ने वाला? धुआं छोड़ने वाला तो कोई भी व्हीकल वहां पर जाएगा ही नहीं। आप जरा लीजिए, अपने पास आ चुका है अम्ल और क्षार, लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? अम्ल और जो क्षार है अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, साथ में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है, निकलती है। मानिए अपने पास अम्ल है HCl और क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा? लवण बनेगा NaCl प्लस में क्या बनेगा? ये है आपका H2O, ठीक है। क्या बनेगा? एक तो भाई साहब ये बन जाएगा NaCl, ये लवण है, नमक है, हम खाते हैं, और पानी बन जाएगा और मजा हो गया भाई, है? क्या हो गया? मजा हो गया। और मजा क्या हो गया? अम्ल और क्षार जब की अभिक्रिया होती है तो नमक और क्या देता है? पानी देता है। ये देखो हमने यही एक्सपेरिमेंट दोहरा दिया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ही। ओके, तो ये अपने पास बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। साथ में ऊष्मा होगी। माने भुजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगी अथवा ठंडी, है ना। देखो भाई क्या किया? भुजो है, मेरे भुजो ने क्या किया? जो चूने का पानी था उसमें मिला दिया, एसिड मिला दिया। एसिड बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला दिया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ऊष्मा छोड़ दिए, ऊष्मा छोड़ दिए प्यारे बच्चों, ऊष्मा छोड़ती है, इसलिए क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आगे देखो, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या है उदाहरण? पहला उदाहरण आ गया अपच। अपच का बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? एसिडिटी होगी मम्मी। चिल्लाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकार आती है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, है ना, पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है, टंकी फूल की है। तो बच्चे क्या होते? मम्मी पेट फूल रहा है, क्या हो गया? खट्टी डकार भी आ रही है। अरे तो क्या हो गया भाई? खट्टी डकार आ गए। बस पिताजी सोचेंगे हाँ भाई इसको तो एसिडिटी हो गई, चल खड़ा हो, पकड़ 10 रुपए, दुकान पे भग जा। लिया, क्या लिया? इनो लिया। क्या लिया? इनो लिया। अब देखो अपच कब होती है? अपच या फिर जिसे एसिडिटी बोलते हैं, वो तब होती है जब अपने पेट के अंदर, मानी अपने पेट के अंदर क्या हो जाती है? एसिडिटी बढ़ जाती है, मानी अम्ल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अम्ल। पहले ही अपना जो स्टमक HCl छोड़ता है, स्टमक के अंदर HCl बनता है, साथ ही साथ अम्लीय चीजें और खा लेते हैं, ठोस ठोस के भर लेते हैं गले तक, है ना। तो फिर एसिडिटी हो जाती है। न तो वो पचती है तो वो नीचे से निकल जाती है और आधी से ऊपर से निकल जाती है ना। क्या? आधी से मुंह से निकल जाती है, आधी से नीचे से निकल जाती है। खट्टी खट्टी डकारे आते हैं, सर दर्द करने लग जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, उल्टी आती है, मन नहीं करता है कुछ खाने का, करे तो करे क्या, टंकी भी फुल हो जाती है ना। तो करे क्या? तो फिर क्या करता है? इनो लेते। इनो क्या होता है? इनो बेस होता है। इनो क्या होता है? इनो बेसिक होता है। मानी अम्ल तो अपने पेट में बन गया, अम्ल तो अपने क्या बन गया? पेट में बन गया। इनो में क्या होता है? इनो में होता है खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा होता है। क्या होता है? खाने का सोडा होता है। फिर वो लेते हैं हम, है ना, जल्दी से पानी में डाल के पीछा जल्दी पीछा, पीते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडक महत्व आती। फिर एसिड जाके बेस से क्रिया करेगा।
माने एसिड तो पेट में, ऊपर से जो मुंह में से डालेंगे वो बेस है, और बेस जाके क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो क्या बना देगा, साल्ट और पानी बना देगा, साल्ट और पानी बना देगा। साल्ट बोले तो लवण, लवण बना देगा और जल बना देगा। फिर ले शांत, अग्नि शांत हो गई, अपच हो गई, खत्म। इसलिए जब भी हमारे एसिडिटी होती है तो सभी लोग सुझाते हैं कि बेटा लिया इनो, लिया इनो, पता नहीं है उनको इनो से होता क्या, प्रोसेस क्या होता है ये नहीं जानते, एसिडिक होता है, बेस होता है ये नहीं जानते, लेकिन बेटा इनो लिया, प्रचार खूब आओ छे, एसिडिटी से राहत, तुरंत राहत, इनो लो, है ना। क्या ले लो, इनो लो, खट्टी डकार से तुरंत राहत। चले तो इसको जानते हैं और थोड़ा सा चलेगा। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपच हो जाती है। मानी जरूरत से ज्यादा अगर अम्ल हो गए ना तो फिर अपच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपचुआ हो जाएगी, अपच हो जाएगी। और कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है, कभी कभी तो पेट फूल जाता है, गैस ही नहीं निकलती, खटीटकार, उल्टी और दस्त और हो जाते हैं। साथ अपचन से मुक्त पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल मानी एंटासिड, प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड, जिसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, बहुत ज्यादा अम्ल प्रभाव को शांत, चुप हो जा, शांत हो जा, शांत कर देता है। क्या कर देता है, शांत कर देता, शांत करता है। अपने पास आ गया, चींटी काटा। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है या डाल देती है, और डंक के प्रभाव को नमी युक्त नमी युक्त खाने का सोडा माने सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, माने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे, या क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी से कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी से कहते हैं। सोडा माने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन लगाकर उदासीन किया जाता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसमें, जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। अब भाई जब भी अपने पास हो तो चींटी खा जाए, या फिर आप लोगों ने देखा होगा बिच्छू खा जाए, तो आपको लेना है थोड़ा सा, क्या लेना है, खाने का सोडा, और जहां उसने खाया है उसकी जगह पे थोड़ा सा रगड़ देना है, लगा के क्या कर लेना है, उसको रगड़ देना। थोड़ी देर बाद में आपको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राहत मिलना। मृदा उपचार, मृदा माने मिट्टी का उपचार, मृदा का मतलब होता है मिट्टी का उपचार कीजिए, मिट्टी का उपचार कीजिए। देखो हमारे खेत ऐसे होते हैं कि जहां पर खेतों के अंदर कभी कभी क्या है, कोई फसल नहीं होती और किसान सोच नहीं पाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पुराने टाइप के जो किसान है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करना भी नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते, वैज्ञानिक तरीके से खेती भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्या करें, वो सोचते हैं भाई ऐसे ही पार पड़ जाए तो भाई कुछ ले दे के, कुछ देखो पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, और भी आपका काई डाल दिया है DAP डाल दिया, पार कौन पड़ रही, करा तो करा का। फिर किसी से सलाह ली, समझदार आदमी से, समझदार आदमी कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, तो उसने बोला कि भाई तू आया कर, थारा खेत की मिट्टी ले जा, और आपने जिला का माया चने, जिला के मायने एक क्या है, कृषि का केंद्र है,
है ना, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे ले जा, थारी मिट्टी ने थोड़ी बहुत टेस्ट वेस्ट करा, इको परीक्षण करा कि माया काई एसिड चेक, मानी ये अम्लीय मिट्टी चेक या क्षारीय मिट्टी चेक, और वो कतरा प्रकार कतरो खतरनाक एसिड से कतरो खतरनाक बेस से उनकी आपको जानकारी करवानी पड़ेगी भाई, है ना। वो ले जाता है उठा के, फिर इसको चेक करता है कि इसका पीएच कितना है, मानी इसका पीएच अम्लीय है या क्षारीय है। यदि पीएच अम्लीय है तो बोलता है देख भाई एक माया आपने चूना उनो डाल दे, देख है ना, क्या डाल दे इसमें, चूना उना डाल दे और इतनी मात्रा में डाल दे जे, और फिर अगली बार भला खूब फसल कर, खूब शानदार तू मैंने या फसल शानदार तरीका से आ जाएगी तारे खेत में, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, सलाह देता है, वो चेक करता है कि उसका जो अम्ल है वो कितना प्रबल है, या सार है तो कितना प्रबल है, उसके आधार पर इतने बीघा मान इतना बीघा खेत में कितना आपको चूना डालना है या कुछ और पदार्थ डालना है वो बताएंगे, ठीक है, वो सलाह देते हैं। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, उल्टा पलटी करेंगे। उल्टा पलटी का मतलब वो जोत काटेंगे, और फिर वो जो बारिश होने के बाद वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब आसानी से जो उगाना है उगाओ। उगाने का मतलब है वो बता देगा भाई ये फसल हो सकती है इसमें, और कोई सी फसल की बस की बात नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं कौन कौन सी फसल करवाता है कृषि वैज्ञानिक हमसे। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जो रासायनिक उर्वरक है वो जो अपनी मृदा है उसको अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाती है तो पादप तथा पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। और जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना माने कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। हाँ? यदि मृदा क्या हो, क्षारकीय हो तो अम्लीय, क्षार अम्लीय हो तो भाई सोडियम हाइड्रो क्या बोलेंगे उसमें, कैल्शियम माने भुजा हुआ चूना या फिर चूना मिलाएंगे उसके अंदर। और यदि अम्लीय क्षारीय है तो क्या मिलाएंगे, तो उसमें जैव पदार्थ माने कंपोस्ट खाद मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, माने क्षारकीय है तो कंपोस्ट खाद मिलाएंगे। और और मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं तो उसकी क्षारकीय प्रकृति उदासीन कर देती है। क्या कर देती है, क्षारकीय प्रकृति उदासीन कर देती है। आशा करते हैं कि ये सब चीज आप लोग समझे होंगे। जरा मैं सेल बदल लूं, है ना, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या वॉइस आ गए आपके पास दोबारा? बिल्कुल, आगे हम चलते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट हमारी प्रकृति को ज्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, कुछ लाभ भी पहुंचाता है, कुछ हानि भी पहुंचाता है। जैसे अगर गन्ने के कारखाने हैं जहाँ पर चीनी वगैरह बनती है तो उसका अपशिष्ट अगर खेतों में डाल देते हैं तो लाभ पहुंचाएगा। और यदि कोई और कारखाना है उसका अपशिष्ट यदि बाहर निकल रहा है तो नुकसान भी दायक हो सकता है। ठीक है, तो आगे लेते हैं। अनेक कारखाने अपशिष्ट या कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहा दिया या विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देता है। मछली और जलीय जीवन को अम्ल नष्ट कर देता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। उनमें क्या किया जाता है, क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है यदि कहीं पर आप उनको मिला रहे हो तो। चलिएगा, हमने पढ़ लिया आज हमारा पूरा चैप्टर। स्पेशल प्रकार के अपने पास कुछ एक वर्ड इसमें उपयोग किए गए थे। अम्ल माने स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक जिनका जो कड़वे होते हैं, और जिनका अम्ल 7 से ज्यादा होता है, क्षारक होते हैं। सूचक, ऐसे सूचक जो अम्ल या क्षारक होने की सूचना देता है उन्हें सूचक कहते हैं। ये रासायनिक, ये क्या बोलते हैं, ये सूचक, ये प्राकृतिक भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। प्राकृतिक का मतलब हल्दी हो गई, गुड़हल का पुष्प हो गया, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है, क्या हो गया, प्राकृतिक है। और अम्लीय की बात करें, क्या बोलते हैं, कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में अपने पास क्या हो जाएगा,
कृत्रिम अपने पास हो जाएगा फिनोप्थलीन। क्या हो जाएगा? फिनोप्थलीन हो जाएगा। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन क्या होता है? अगर किसी विलयन के अंदर अम्ल और क्षार की बराबर की मात्रा मिला दें तो वह विलयन उदासीन हो जाएगा और साल्ट और जल का निर्माण करेगा। उदासीनीकरण, ठीक है। उदासीनीकरण क्या है? माने अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। लवण, लवण, लवण क्या है? माने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, ठीक है, और जल का निर्माण होता है, वही होगा। आपने क्या सीखा? माने अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। और भी कुछ स्पेशल इसके अंदर है, उसको भी हम जानेंगे थोड़ा। माने अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक 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 लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो तो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारकीय होते हैं, वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो हमने बिल्कुल पढ़ लिया है पूरा चैप्टर। आशा करते हैं कि इस चैप्टर में आपको मजा आया होगा, है ना, और अच्छे से आप लोग इसको सीखे होंगे। अगला चैप्टर जो है वो कौन सा रहेगा? हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे? भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसको सीखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बड़ा ही मजेदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। और मैं नाच नाच के नहीं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ भाई, तभी तो मजेदार लगा होगा ना। मैं डांस थोड़ी कर रहा हूँ जो आपको मजा आया होगा, है ना। चलिए तो भाई, आशा करते हैं सीख गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।